हेलो कक्षा 10 के बालकों और बालिकाओं। आज पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिफ्थ लेक्चर और हाइड्रोकार्बन का थर्ड लेक्चर, जो कि है एल्काइंस पर। यह हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट पार्ट है। एल्काइंस जो कि ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो एल्काइंस हमारे ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। एल्काइंस हमारे ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्काइंस की जो होमोलोगस सीरीज होती है वो इथाइन से शुरू होती है, मिथाइन से नहीं शुरू होती है। क्यों? क्योंकि मेथ यानी कि एक कार्बन होता है और वन सिंगल कार्बन कैन नॉट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड ऑन इट्स ओन। एक सिंगल कार्बन अपने आप में ही ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए एल्काइंस की जो सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज, वो हम लोग इथाइन से स्टार्ट करते हैं। और एल्काइंस हमारे एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। एल्काइंस हमारे एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं और एल्काइंस हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इतना समझ में आया? एल्काइंस ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और CnH2n-2 इनका जनरल फॉर्मूला होता है। एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जस्ट लाइक आर एल्कीन्स। जैसे एल्कीन्स अनसैचुरेटेड होते हैं, वैसे ही ये भी हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। तो इनका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है वो देख लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 180 डिग्री बनता है। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल होगा हमारा 180 डिग्री। एल्केन्स के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, एल्कीन्स के अंदर 120 डिग्री और एल्काइंस के अंदर 180 डिग्री। जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का CnH2n+2, एल्कीन्स का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। देखिए, एल्काइन का फर्स्ट मेंबर हमारा होता है इथाइन। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर हमारा होता है इथाइन, जिसके अंदर दो कार्बन प्रेजेंट होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। दो कार्बन प्रेजेंट होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये इथाइन का ही था। यहाँ पर 180 डिग्री प्लेनर होता है इनका स्ट्रक्चर, प्लेनर या लीनियर कह लीजिए, क्योंकि एकदम सीधे होते हैं। ठीक है, तो इथाइन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखते हैं एल्काइंस के अंदर इथाइन की लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। देखिए, लैब प्रिपरेशन में क्या होता है, एक बीकर में हम लोग कैल्शियम कार्बाइड ले लेते हैं। ये है हमारा कैल्शियम कार्बाइड CaC2। उसमें एडिशन कर देते हैं हम लोग वाटर का। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड लिया, उसमें वाटर ऐड किया ड्रॉप बाय ड्रॉप, और वाटर ऐड करने पे हम लोगों को मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हमारी इथाइन गैस। तो यहाँ से हमारी इथाइन गैस निकलती है। ठीक है, ये इथाइन गैस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट होती है। तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर के साथ करा देते हैं तो हम लोगों को इथाइन गैस मिलती है। ये रिएक्शन देख लीजिए एक बार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और इथाइन गैस मिल गई। ठीक है, यहाँ पर इथाइन का कलेक्शन किया है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से क्यों किया है अभी बताता हूँ, पहले ये डायग्राम देख लीजिए, क्लियर है। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, मिला हम लोगों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड लिया, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई, इथाइन मिला और इथाइन का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्शन कर लिया। ठीक है, आप देखिए लैब प्रिपरेशन से क्वेश्चन क्या आएगा। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्यों किया है?
तो क्यों किया है? बिकॉज इथाइन जो है गैस हमारी, इट इज इथाइन इज insoluble in water। तो इथाइन हमारी वाटर में इनसॉल्युबल है, इसलिए इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्शन किया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्यों किया है? क्योंकि इथाइन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए आइसोमर्स, आइसोमर्स कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula। क्लियर? देखिए आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो यहाँ पर हमारा जो है हम लोग इथाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एल्काइन सॉरी, तो एल्काइन के अंदर हम लोग ब्यूटाइन के आइसोमर्स देख लेते हैं। देखिए आइसोमर दो तरीके से बन सकते हैं, एक पोजीशन आइसोमर और दूसरे चेन आइसोमर्स। देखिए जो हमारे पोजीशन आइसोमर्स होते हैं वो बॉन्ड की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो जब जब बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी, है ना, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो जिन कंपाउंड्स में बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके हम लोग आइसोमर्स बना सकते हैं वो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। और जिनमें हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि मेन चेन को हटा के फिर दूसरी मेन चेन चूज करते हैं या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा देते हैं या चेन में कहीं ना कहीं से कोई खुरापात करते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे चेन आइसोमर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ब्यूटाइन के आइसोमर्स क्या क्या होते हैं। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन यानी कि पहले तो आइन, आइन यानी कि एल्काइन और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ब्यूट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट यानी कि कार्बन है 4, एन की वैल्यू हो गई 4, तो C4, 4 2 जा 8 -2 6 H6। ये है हमारा ब्यूटाइन। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देख लीजिए ये होगा इसका स्ट्रक्चर, 4 कार्बन जहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है और 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, सारे कार्बन्स की टेट्रा वैलेंसी देख लीजिए, बैलेंस है इसकी 3 1 4, इसकी 3 इधर से 1 4, इस वाले की 1 2 3 4, इस वाले की 1 2 3 4। ठीक है, सारे कार्बन्स की टेट्रा वैलेंसी बैलेंस्ड है। अब इसका देखिए आइसोमर कैसे बनेगा। तो जब हम लोग बॉन्ड की पोजीशन यहाँ से इधर पे कर देंगे, है ना, अभी ये जो हमारा है ये ब्यूटाइन है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये वाली, ये वाली क्या है हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे क्योंकि बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, बॉन्ड पास में पड़ना चाहिए। 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी। 1 नंबर पे आ गया आइन बॉन्ड। ठीक है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट होगा हमारा रूट वर्ड क्योंकि 4 कार्बन है। और उसके बाद बॉन्ड कहाँ पर है, यानी कि सफिक्स हमारा बॉन्ड है 1 नंबर पर, फर्स्ट कार्बन पे बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? आइन, तो ब्यूट 1 आइन या फिर ब्यूटाइन। बात समझ में आई? अब देखिए
दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है, अगर हम लोग इसका ट्रिपल बॉन्ड उठा के इधर पे कर दें तो एक आइसोमर और बन जाएगा। देखिए ये वाला इसका ट्रिपल बॉन्ड उठा के हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसीज बैलेंस कर लीजिए, 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देख लीजिए सारे वैलेंस की वो वैलेंसीज बैलेंस्ड है सारे कार्बन की। कार्बन की इधर वाले की 1 2 3 4, इस वाले की 3 और 1 4, इस वाले की 3 और 1 4, इस वाले की 1 2 3 4 बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड हमारा सेकंड पोजीशन पर है, तो यानी कि सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, इधर से करेंगे तब भी बॉन्ड सेकंड नंबर पे आएगा 1 2 3 4, तो कहीं से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है कि कहाँ से करेंगे, तो कहीं से भी इधर पे कर सकते हैं क्योंकि बॉन्ड दोनों ही साइड से सेम नंबर पर आ रहा है। ठीक है, इधर से हम लोगों ने नंबरिंग कर दी 1 2 2 पर कर दी, तो प्रीफिक्स कोई नहीं है, रूट वर्ड मेथड प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और फिर हमारा सफिक्स में क्या है, आइन है, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, और किस नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो सेकंड कार्बन पर आइन, ब्यूट 2 आइन। ठीक है, ये हो गया आइसोमर हमारा ब्यूटाइन का। अब इसी ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम लोग यहाँ पर कर देंगे तो हमारा ब्यूट 3 आइन नहीं होगा। इस ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो ब्यूट 3 आइन नहीं होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही वाली रहेगी, लेकिन जो नंबरिंग होगी वो 4 3 2 1 नहीं होगी, 1 2 3 4 होगी, क्योंकि हम लोग बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं और जिस साइड से बॉन्ड पास पड़ेगा उसी साइड से हम लोग नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन की। ठीक है, आइसोमर्स आपको समझ में आ गए। अब देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज। अच्छा एक और बात, जो हम लोगों ने लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करी थी इथाइन की, उसमें जो हम प्रिपरेशन हो गई इथाइन की, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। जो इथाइन फॉर्म होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं फॉस्फाइन वगैरह की। ये पूछा नहीं जाता है जनरली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर जो इथाइन हम लोग निकालते हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं फॉस्फाइन वगैरह की, उस इम्प्योरिटीज को हम लोग इस गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करा के इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं। तो इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करा के इथाइन की इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करके इथाइन गैस को प्योर करते हैं। ब्यूटाइन के आइसोमर समझ में आ गए, इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे ही आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो कोई फायदा नहीं है चाहे इधर से करो चाहे इधर पे करो। तो ब्यूटाइन के हम लोग के बन गए 2 आइसोमर। ठीक है, और ये कौन से आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि ये बॉन्ड की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे इथाइन एल्काइन की प्रॉपर्टीज देख लीजिए। पहली बात तो जो हमारे एल्काइंस होते हैं, इथाइन की बेसिकली बात करते हैं, तो इथाइन हमारा कलरलेस होता है, एक स्वीट सी इसकी ऑर्डर होती है। अगर आए कि ऑर्डर कैसी होती है तो आप गार्लिक ऑर्डर भी लिख सकते हैं। गार्लिक की ऑर्डर होती है किसकी, इथाइन की। ठीक है, जैसे गार्लिक स्मेल करता है वैसी ही इसकी ऑर्डर होती है। स्वीट सी ऑर्डर भी लिख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो लर्न कर लीजिएगा। तो कलरलेस होती है, स्वीट ऑर्डर होती है, गार्लिक टाइप ऑर्डर होती है, और जो हमारी इथाइन गैस होती है वो नेग्लिजिबली सॉल्यूबल इन वाटर। तो हमारी इथाइन गैस होती है बहुत ही ज़्यादा कम वाटर में सॉल्यूबल होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी इथाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद उसके यूजेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी भी दी है आपके सिलेबस में, एल्केन एल्कीन एल्काइन और कार्बोक्सिलिक वगैरह की,
तो उसमें हमेशा कोई ना कोई रिएक्शन आपको आनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस ही होती हैं बेसिकली हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो रिएक्शन आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, इथाइन का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं? सबसे पहले इथाइन ले लिया, देखिए कैसे भी ले सकते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच करके लिख लीजिए, या फिर C2H2, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको ठीक लगे, ठीक है। C2H2 भी लिख सकते हैं, और या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अभी के लिए ऐसे करके लिखते हैं क्योंकि आपको बॉन्ड के हिसाब से समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर O2 हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हीट मिलेगी और वाटर मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और वाटर, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। 2 वाटर, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 5 ऑक्सीजन, 2 इथाइन, बैलेंस है। 10, 4 2 8, 4 कार्बन, हाँ ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। देखिए ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन। इथाइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ये समझ लीजिए। और एक और बात, केमिकल प्रॉपर्टी है, इथाइन जो होता है बर्न्स विथ वाइट सूती फ्लेम। जनरली वाइट सूती फ्लेम में ही बर्न होता है। वैसे जब इथाइन को हम लोग कम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, मतलब कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है तब इथाइन को बर्न करते हैं, तो इथाइन हमारा कोई भी कलर की फ्लेम नहीं देता है, सूती फ्लेम होती है बस, लेकिन कलर नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग इथाइन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो हमारी इथाइन वाइट सूती फ्लेम देती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया इथाइन का। दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि इथाइन है यानी कि हमारा एल्काइन है, तो एल्काइन का मेन जो प्रॉपर्टी होती है वो मैंने आपको बताई थी, एडिशन रिएक्शन। एल्काइंस हमारे एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, एल्काइंस और एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, और एल्केन्स हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस को सब्स्टिट्यूट करना किसी फंक्शनल ग्रुप का, किसी एनीवेज उसको छोड़ो। देखो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के सबसे पहले हमारा आता है हाइड्रोजनेशन। एडिशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमारा आता है हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? तो यहाँ पर डी नहीं लगा है, डी ई नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इथाइन ले लेंगे और उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा देंगे। यहाँ पर मेटल होगा निकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को निकल कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, C2H4 मिल जाएगा जो कि है हमारा एल्कीन। तो अगर हम लोगों को इथाइन से एथीन बनाना हो, इथाइन से एथीन बनाना हो, तो उसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर देंगे निकल की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को एल्कीन मिल जाएगा यानी कि एथीन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गई हाइड्रोजनेशन। दूसरी दूसरी रिएक्शन क्या है, हेलोजिनेशन। दूसरी रिएक्शन है हेलोजिनेशन। यहाँ पर भी डी नहीं लगा है, डी ई नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पर हेलोजन का एडिशन होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, कैसे भी लिख सकते हैं। तो कोई बस कार्बन चारों साइड से सराउंड होना चाहिए बॉन्ड से, या एक ही साइड से चार बॉन्ड से सराउंड, चार बॉन्ड से नहीं मतलब 3 बॉन्ड से सराउंड होना चाहिए। बॉन्ड प्रॉपर्ली होने चाहिए, टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। लेकिन जब आपको मतलब एक्चुअली में वो पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल वगैरह के साथ डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बनाओ, तो फिर आपको इथाइन का कैसा प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 180 डिग्री का
बॉन्ड एंगल होगा, छोड़ो उसको छोड़ो, हैलोजिनेशन देखते हैं। तो हैलोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो ये हमारा था इथाइन, इसमें क्लोरीन ऐड कर देंगे जो कि हमारा एक हैलोजन है, तो मिलेगा CHCl और CHCl, यहाँ पर बॉन्ड ट्रिपल ही रहेगा, CH और CH3 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। CH और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और जब यहाँ पर हम लोगों ने क्लोरीन का एडिशन करा दिया तो हम लोगों को मिला CHCl और CHCl, ठीक है, यानी कि 2CHCl मिल गया। इसका हम लोग फर्दर जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देंगे, इसको हम लोग आगे और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो मिलेगा हम लोगों को CHCl2 और CHCl2। एक एक क्लोरीन दोनों में और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी क्लोरीन नहीं था, यहाँ पे 2 थे, एक इधर ऐड हो गया, एक इधर ऐड हो गया। यहाँ पर एक एक पहले से था, 2 और ऐड कर रहे हैं तो एक इसमें और ऐड हो जाएगा, एक इसमें और ऐड हो जाएगा, CHCl2 और CHCl2, ठीक है। तो ये हो गया हैलोजिनेशन। अब यहीं पर अगर हम लोग इसकी जगह Br यूज करते, Br2 यूज करते, तो क्लोरीन जहाँ पर है वहां पर Br हो जाएगा। तो एक तरीके से ये दोनों है तो हैलोजिनेशन, लेकिन जो हमारा पहले वाला था जिसमें क्लोरीन था तो वो हो गया हमारा क्लोरीनेशन, और जिसमें Br है वो हो गया हमारा ब्रोमिनेशन। बात क्लियर है? ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन इथाइन का समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन और हैलोजनेशन। हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। निकल कैटलिस्ट ध्यान रखना, क्योंकि निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। हैलोजनेशन, हैलोजनेशन क्या होता है? ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन या क्लोरीन कोई भी हैलोजन का जब हम लोग एडिशन कराते हैं इथाइन में तो वो हो जाता है हमारा हैलोजनेशन। लास्ट थिंग इन अवर एल्काइन इज यूजेस ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के यूजेस देख लीजिए। एल्काइंस कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो एल्काइंस वेल्डिंग करने के काम आता है, जहां जहां हाई टेम्परेचर में, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में, जहां जहां बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम लोग इथाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इथाइन का यूज करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपकी एल्काइंस के लिए भी वर्क करेंगी और इथाइन के लिए भी वर्क करेंगे। दूसरा, आर्टिफिशियल राइपनिंग को सपोर्ट करता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो जो फ्रूट्स होते हैं जब वो पकते नहीं हैं या उनको जल्दी से जल्दी पकाने के लिए एक तरीके से क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर की तरीके काम करता है आर्टिफिशियल राइपनिंग, यानी कि उसमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स डाल के फ्रूट्स को जल्दी पकाया जाता है। तो उसके लिए इथाइन का यूज करते हैं और जल्दी पकाने के लिए इसका यूज होता है। रबर बनाने के काम आता है। रबर नहीं होता एक्चुअली में, आर्टिफिशियल रबर होता है। आर्टिफिशियल रबर बनाने के काम आता है, ठीक है। आर्टिफिशियल रबर बनाने के काम आता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आता है, वेल्डिंग करने के काम आता है हाई टेम्परेचर पर। और एक मेन यूज और होता है, बेसिक सा जो आपको पता होना चाहिए, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स। जहां पर एक कंपाउंड मुझे याद आ गया बहुत अच्छे से, एसिटिक एसिड। याद तो बहुत है लेकिन ये वाला आपको पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन में काम आता है। एसिटिक एसिड आप जानते होंगे कि वो हमारा विनेगर होता है। तो विनेगर का कितना यूज होता है डे टू डे लाइफ में? आप लोग चाउमीन वगैरह खाते होंगे तो उसमें विनेगर यूज होता है। एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, उसकी प्रिपरेशन में हम लोग एल्काइन का यूज करते हैं। देखिए देखिए, सबको भूख लग गई चाउमीन का नाम सुनते, इधर देख लो। एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए काम आता है, ठीक है। एल्काइन का यूज होता है। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा एल्काइंस।
जल्दी से ख़त्म कर दिया है। नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, रिवीजन करते रहना। और ठीक है, तो नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, नोट्स पढ़ के बोर्ड्स की अच्छे से परीक्षा दे लेना। धन्यवाद।